करते हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा। जहाँ तक पढ़े ना एनसीईआरटी का होमवर्क, उसके आगे का होमवर्क पढ़ रहे हैं, ठीक है? बताइएगा आप लोग। आगे का चैप्टर है ना सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है? नेक्स्ट डे का होमवर्क है सर्वोच्च न्यायालय है। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 1 है, जोड़ जोड़ से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? बताइए किसके पास होगा? तो संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है, ठीक है? तो कह रहा है उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। आगे कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो क्या होगा? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो क्या होगा? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो क्या होगा? 34 हो सकते। कितने हो सकते हैं? 34 हो सकते हैं। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 34 हो सकते हैं। आगे कह रहा है कि दूर संचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकरण टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एप्लीकेट ट्रिब्यूनल TDSAT के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। कह रहा है ना कि दूर संचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। आगे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? क्या होगा? संसद के द्वारा। क्या होगा? संसद के द्वारा। कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे है? किसे प्राप्त है? तो संसद को है। किसे? संसद को है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के किस प्रक्रिया से द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर हटा सकते हैं। तो कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पे। नेक्स्ट है, सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय की वकालत नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जब रिटायर होंगे ना तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे किसी भी न्यायालय में क्या करेंगे? वकालत नहीं कर पाएंगे, ठीक है? आगे कह रहा है कि समानता उच्चतम न्यायालय सभी मामलों में की सुनवाई नई दिल्ली में करता है। कह रहा है कि समानता उच्चतम न्यायालय की सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से हुआ किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है। तो क्या होगा? राष्ट्रपति के अनुमोदन पे। क्या होगा? राष्ट्रपति के अनुमोदन पे, ठीक है? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट है, आगे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? क्या होगा? 65 वर्ष। क्या होगा? 65 वर्ष। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 134 का 1 है। क्या है? अनुच्छेद 134 का 1 है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134 का 1 है। नेक्स्ट कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय से संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो क्या होगा? 5 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5। तो कह रहा है उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए। आगे आइए, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। कह रहा है कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 147 124 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए। तो कह रहा है ना कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो बताइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो क्या होगा? अनुच्छेद 124 में है, ठीक है? हाँ, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में? 124 में। बताइएगा कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? बताइए। अनुच्छेद 126। इस बुक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, आपका ना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद इससे ज़्यादा इसमें ना डीपली अनुच्छेद दिया हुआ है। टोटल अनुच्छेद हम चैप्टर बाई चैप्टर दिया हुआ है। अच्छे से बस पढ़ लीजिए और क्या, रट जाना है बुक को किसी तरह। तो कह रहा है ना कि 126 अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। बताइएगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो क्या होगा? अनुच्छेद 127, ठीक है?
तो कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 127 है। आगे कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है, तो क्या होगा, अनुच्छेद 128 होगा। क्या अनुच्छेद 128 है। आगे बताइएगा कि उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय मतलब घोषित करना किस अनुच्छेद में, तो क्या होगा, अनुच्छेद 129। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, तो क्या होगा, अनुच्छेद 129। आगे कह रहा है उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति कितनी होनी चाहिए, कौन सा अनुच्छेद में है, तो क्या होगा, अनुच्छेद 130 में है। कह रहा है उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति कितने अनुच्छेद में है, 130 में है। रहा किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण है, तो क्या होगा, अनुच्छेद 131 है। कह रहा है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 131 में है। आगे कह रहा है कि किस अनुच्छेद में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है, तो क्या होगा, अनुच्छेद 136 है। कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है ना अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है, अनुच्छेद 136। आगे कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 137 में। आगे कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों के पर बाध्यकारी होती है, तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 141 है। ठीक है, कह रहा है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है, अनुच्छेद 141। आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है किस अनुच्छेद में, 143 है। कह रहा है कि राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 143 में है। आगे कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है, तो कौन सा अनुच्छेद है, 145 है। क्या अनुच्छेद 145 है। तो कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है, अनुच्छेद 145 है। ठीक है, आगे कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों को नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं, तो क्या होगा, अनुच्छेद 146 है। ठीक है, कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए, अनुच्छेद 146 है। आगे कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन भत्ते एवं पेंशन की भारत के संचित निधि पे भारित होता है। तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन जो है ना संचित निधि पे भारित होता है। संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो क्या होगा, 266 में। क्या है, 266 में, याद है 266 में है। अगर आकस्मिक निधि का बात करें क्या होगा, 267 में होगा। क्या होगा, 267 में होगा, याद रखिएगा। आगे आइए, क्या हो गया। कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। बताइए किसके अंतर्गत, क्या होगा, इसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है उसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। नेक्स्ट कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बात में प्रतिपादित किया था, क्या होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। कह रहा है उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत बाद में प्रतिपादित किया, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आगे कह रहा है केरल सर्वोच्च न्यायालय से तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ना का प्रावधान है। क्या है, प्रावधान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णयों अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है, तो क्या होगा, अनुच्छेद 137। कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है, अनुच्छेद 137 है। पूरा पॉलिटी तो अनुच्छेद है ही है, अनुच्छेद पूरा कमिट हो गया, समझिए आधा पॉलिटी 70-80% पॉलिटी खत्म। पॉलिटी में अनुच्छेद मेन है, भाग अनुसूची ये सब तो है ही है। आगे कह रहा है कि भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है, बताइए क्या होगा, न्यायिक समीक्षा है। क्या है, न्यायिक समीक्षा है। तो कह रहा है कि भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है, तो न्यायिक समीक्षा है। आगे कह रहा है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है, तो क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय को। किसको, सर्वोच्च न्यायालय को है। कह रहा है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है, तो सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट है, कह रहा है उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं, तो क्या होगा, मूल अधिकारों के प्रवर्तन आते हैं। क्या है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन आते हैं। अब भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय होता है। क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय। आगे दिया न्यायाधीशों की प्राप्त नियुक्तियाँ क्या क्या है, न्यायाधीशों की प्राप्त नियुक्तियाँ क्या क्या है। तो कह रहा है
अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा का प्रतिबंध लगाता है और इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को अपने हटाने का प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उससे संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। आइए कह रहा न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना क्या है? तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों की अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया था। अगर सर्वोच्च न्यायालय बोलेगा तो अनुच्छेद 129 होगा और अगर उच्च न्यायालय बोलेगा तो अनुच्छेद 215 होगा। इसमें क्या है? तो इसमें जो है ना शक्तियों का प्रावधान किया गया, अवमानना का शक्तियों का प्रावधान किया गया है। आगे है न्यायाधीशों का प्रतिबंध। न्यायाधीशों का प्रतिबंध क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑफ जज। कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है तो भारत के में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता। ये किस अनुच्छेद में है? 124 का 7 में है, याद रखिएगा। आगे आइए। आगे कह रहा है कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए क्या होगा? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। कह रहा है कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। नेक्स्ट है, कह रहा है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समझ किस अधिकारिता के अंतर्गत आता है? क्या होगा? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो कह रहा है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय की समझ किस अधिकारिता के अंतर्गत आता है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसी परामर्श लेने का अधिकार है? तो क्या होगा? राष्ट्रपति को। क्या है? राष्ट्रपति को अनुच्छेद 144 के तहत। कह रहा है कि कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 144। नेक्स्ट कह रहा है कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी को रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। आगे बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा करता है? तो क्या होगा? अनुच्छेद 32 है। क्या अनुच्छेद 32 है? नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार मतलब एप्लीकेट जुडिक्शन के को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को जो है ना 4 भागों में बांटा जा सकता है। रहेगा पहला संवैधानिक विषयों में जुड़ी अपीलीय कौन सा अनुच्छेद में होगा? तो क्या होगा? अनुच्छेद 132। संवैधानिक विषयों में जुड़ी अपीलीय अनुच्छेद 132। सिविल विषयों में जुड़ी अपीलीय बोलेगा तो अनुच्छेद 133 है और आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलीय बोलेगा तो अनुच्छेद 134 है और विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलीय बोलेगा तो अनुच्छेद 136। आगे आइए कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो क्या होगा? 10 वर्ष। क्या होगा? 10 वर्ष। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो 10 वर्ष। आगे कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशल रिव्यू का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायराज के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। आगे कह रहा है कि भारत के न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय का माना जाता है? तो क्या होगा? बताइए। उच्चतम न्यायालय के एवं उच्चतम न्यायालय को। कह रहा है कि भारत के न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्चतम न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट है लोकहितवाद PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश में हुआ था? तो क्या होगा? अमेरिका में। क्या होगा? अमेरिका में। लोकहितवाद PIL की संकल्पना उद्गम किस देश में हुआ है? तो अमेरिका में। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसके सभी निर्णयों का संज्ञात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। ठीक है, आगे आइए। कह रहा है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 और उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी किया जाता है। कि उच्चतम मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत और उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी किया जाता है? क्या होगा? अनुच्छेद 216 होगा। चलिए आगे आइए। अब है नेक्स्ट टॉपिक है राज्यपाल है, गवर्नर है। क्या है? राज्यपाल गवर्नर। बताइएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया? क्या होगा? कनाडा। क्या होगा? कनाडा का। आगे कह रहा है कि राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो क्या होगा? राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो क्या होगा? अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। कह रहा है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 है। आगे बताइए कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? क्या होगा? कुल सदस्यों का 1/6। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है
तो जिस तिथि का पूर्व राज्यपाल का पद धारण करेगा उस तिथि में उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है ना कि यदि राज्यसभा, संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है जो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करेगा? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। कह रहा है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट रहेगा कि राज्य विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? क्या होगा? राज्यपाल के द्वारा। क्या होगा? राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है राज्यपाल किसके सलाह पे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, हस्तांतरण एवं प्रोन्नति कर सकता है? तो क्या होगा? उच्च न्यायालय। क्या होगा? उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिया जाते हैं? क्या होगा? राज्य की संचित निधि से। हाँ, राज्यपाल के जो वेतन भत्ते मिलता है ना वो राज्य की संचित निधि से मिलता है। नेक्स्ट कर रहा है कि भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, आगे कर रहा है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को रचित रख सकता है? तो क्या होगा? अनुच्छेद 200। क्या? अनुच्छेद 200। कह रहा है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को रचित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? 3,50,000। कितना? 3,50,000। आगे कर राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो क्या होगा? राष्ट्रपति के प्रति। क्या होगा? राष्ट्रपति के प्रति। आगे कर रहा है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो कह रहा है कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्य होता है। आगे आइए। आगे दिया राज्यपाल द्वारा दी जाने वाली नियुक्तियां क्या क्या है? देखिए, राज्यपाल जो है किसको नियुक्तियां कर देते हैं? तो राज्य के राज्यपाल को करते हैं नियुक्ति, राज्यपाल करते हैं। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और राज्य वित्त आयोग का गठन जो है राज्यपाल करते हैं। ठीक है, सभी का गठन कौन करते हैं? नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग या अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल, विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट टॉपिक पे कर नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। करा कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति विषय में राष्ट्रपति परामर्श देता है। और राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है। आगे आइए। करा कि जम्मू एवं कश्मीर में उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति। करा कि जम्मू एवं कश्मीर में उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है भारत में राज्यपाल बनने की पहली महिला कौन थी? तो क्या होगा? सरोजिनी नायडू। क्या होगा? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जारी किया गया है? तो सुन, अनुच्छेद 333 के द्वारा 104वां संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया। अगला है राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद है। राज्यपाल संबंधित क्या है? प्रमुख अनुच्छेद है। इसे देखिए, प्रावधान दिया हुआ अनुच्छेद दिया है कि राज्यों के राज्यपाल किस अनुच्छेद में है? 153 में है। और राज्य का कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना किस अनुच्छेद में है? 154 में। क्या? अनुच्छेद 154 में। कह रहा है कि आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? क्या होगा? 160 में है। ठीक है, आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल का कार्य बोलेगा तो 160 में। देगा क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति किस अनुच्छेद में? तो क्या होगा? 161 में है। कह रहा है कि क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 161 में है। बताइएगा। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना किस अनुच्छेद में है? 163 में। क्या? 163 में है। नेक्स्ट है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल की अनुमति राष्ट्रपति के विचारार्थ रचित करना किस अनुच्छेद में है? 200 में। क्या? अनुच्छेद 200 में है। रहेगा। नेक्स्ट, विचार के लिए रचित विधेयक राष्ट्रपति की कार्यवाही शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 201 में है। क्या है? 201 में। कह रहा है विचार के लिए रचित विधेयक पर राष्ट्रपति की कार्यवाही 201 में है। बताइए कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 213 में है। और राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 233 में। कितना? 233 में। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 233 में है। बताइए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी।
तो कह रहा है सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। आगे आइए, अब नेक्स्ट चैप्टर है राज्य विधानमंडल है, क्या स्टेट लेजिस्लेटिव है। इसमें आइए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है कि भारत में राज्य विधानमंडलों स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन जो है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट कौन सा होता है, तो क्या होगा, विधान परिषद होता है। क्या होता है, विधान परिषद। कह रहा है कि भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन तथा उच्च सदन का कौन सा होता है, राज्य विधान परिषद होता है। आगे कह रहा है कि राज्य के वित्तीय लेखों पर कौन सा नियंत्रण रखता है, तो क्या होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखता है। कह रहा है कि राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रक कौन रखता है, नियंत्रक एवं महालेखा CAG रखता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राज्य में उच्च सदन वित्तीय विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। तो कह रहा है कि राज्य में उच्च सदन मतलब विधान परिषद, ठीक है, की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। आगे बताइएगा, कह रहा है नेक्स्ट कि विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी असाधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक के रख सकती है, तो क्या होगा, 4 माह। क्या होगा, 4 माह। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य मंत्री परिषद के संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो क्या होगा, इसमें नहीं दिया हुआ, सुनिए, इसमें दिया हुआ है ना कि राज्य मंत्री परिषद संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिया हुआ, किसमें अनुच्छेद दिया हुआ है, अब इसे वस्तु दिया हुआ तो किसमें राज्य मंत्री परिषद संबंधित कौन कौन महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके बारे में बोला गया है। बताइएगा कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 163 में। क्या 163 में है। कह रहा है कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में, 163 में है। बताया कि राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व का विधानसभा के प्रति किस अनुच्छेद में है, 164 में है। और राज्य सरकार के कार्य का संचालन बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में है, 166 में है, ठीक है। और राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री कर्तव्य बोलेगा तो कितना में है, 167 में है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है, तो क्या होगा, अनुच्छेद 169 है। क्या है अनुच्छेद 169। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद 159 है। आगे कह रहा है कि राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या के किस अनुच्छेद के में निर्धारित की गई है, तो क्या होगा, अनुच्छेद 170 है। क्या अनुच्छेद 170 है। आगे कह रहा है कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन कौन करता है, तो क्या होगा, भारत निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है, भारत निर्वाचन आयोग करता है। आगे कह रहा है कि राज्य विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता है परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। तो कह रहा है कि राज्य विधान परिषद को जो है ना भंग नहीं कर सकते, लेकिन जो है इसको समाप्त कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, तो क्या होगा, गोवा में लागू है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, गोवा। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष का अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो क्या होगा, उपाध्यक्ष को। क्या होगा, उपाध्यक्ष को। आगे आइए बताइएगा, नेक्स्ट है, कह रहा है कि विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं मतलब डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों के पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो क्या होगा, राज्यपाल द्वारा। क्या होगा, राज्यपाल द्वारा। कह रहा है कि विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह के समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो कह रहा है कि विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका उच्च अध्यक्ष जो होता है ना, अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, क्या होगा, राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में पुनर्सदनीय विधानमंडल थे, तो क्या होगा, 5 में। क्या है, 5 में। नेक्स्ट है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी, क्या होगा, उत्तर प्रदेश में। क्या होगा, उत्तर प्रदेश में। आगे कह रहा है कि भारत के किसी राज्य में मतलब उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बोले कौन है, सुशीला कृपलानी। कब से कब तक थे, तो 63 से 67 के बीच रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है, सबका दिया हुआ है, बताइएगा। इसमें राज्य दिया हुआ है, सदस्य दिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश में कितने विधानसभा सीट है, आंध्र प्रदेश में 175 है। असम में बोला कितना, असम में बोले कितना है, असम में कहे तो असम में 126 है। छत्तीसगढ़ बोलेगा तो कितना है, छत्तीसगढ़ में 90 है। और गुजरात में कितना, गुजरात बोलेगा तो 182, गुजरात में 182। हिमाचल प्रदेश बोलेगा कितना है, हिमाचल प्रदेश में 68 है। कर्नाटक बोलेगा कितना है, कर्नाटक में 224 है। और मध्य प्रदेश में कितना है, 230 है। मणिपुर में बोलेगा कितना विधानसभा सीट है, तो 60 है। मिजोरम में बोलेगा तो
40। उड़ीसा में कितना, उड़ीसा में 147 147। राजस्थान में कितना है, 200 है। तमिलनाडु में 234। त्रिपुरा बोलेगा तो त्रिपुरा में 60 है। और उत्तराखंड में बोलेगा तो कितना है, 70 है। ठीक है, उत्तराखंड में 70 है। नींद में है, नींद में है। आगे है अरुणाचल प्रदेश में कितना बताइए, अरुणाचल प्रदेश में 60 है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में कितना है, तो 60 है। बिहार में कितना है, 243 है। और गोवा में कितना है, गोवा बोले तो 40 है। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश बोलेगा तो 60, बिहार में 243, गोवा में 40, हरियाणा में कितना है, हरियाणा बोलेगा तो 90। झारखंड बोलेगा तो कितना है, झारखंड में 81। केरल में बोलेगा तो 140। महाराष्ट्र बोलेगा तो 288। मेघालय बोलेगा तो क्या होगा, 60। और नागालैंड बोलेगा तो 60। पंजाब में क्या होगा, 117। सिक्किम बोलेगा तो कितना है, सिक्किम में 32। तेलंगाना में कितना है, 119। उत्तर प्रदेश में कितना है, 403। पश्चिम बंगाल में कितना है, 294। आगे यूटी में बताइए, यूटी में। और दिल्ली में कितना है, दिल्ली में बात करें तो 70। पुडुचेरी में कितना है, तो 30 है। और जम्मू कश्मीर बोलेगा तो कितना है, 90 है। 24 पीओ के लिए रिक्त है। ठीक है, फिर से आइए, फिर से बताइएगा भैया कि झारखंड में कितना है, झारखंड बोलेगा कितना है, झारखंड में कितना है, 81। झारखंड में 81 है। आंध्र प्रदेश में कितना, आंध्र प्रदेश बोलेगा तो 175 है। छत्तीसगढ़ बोलेगा तो 90। अरुणाचल प्रदेश बोलेगा तो 60 है। गोवा 40। महाराष्ट्र मेघालय 60 है। नागालैंड 60 है। सिक्किम 32। तेलंगाना 119। 17 गुना 7 कीजिएगा, 17 को मतलब राज्यसभा है, 7 को लोकसभा है, और 119 जो है ना विधानसभा है। और दिल्ली कितना है, दिल्ली में बोलेगा तो, और पुडुचेरी में 30 है। चलिए आगे। आगे कह रहा है कि मुख्यमंत्री सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल के प्रधान प्रधान पर कार्य करते हैं। तो कह रहा है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रधान प्रधान पर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो एनसीईआरटी का होमवर्क खत्म हो गया। आगे का होमवर्क नेक्स्ट डे करेंगे। देखिए यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। 12 नंबर चैप्टर से पढ़ना है। पूर्व मध्यकाल 600 से ईस्वी से 1206 ईस्वी। दूसरा है दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य आने। इसके पहले का जो है ना पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज पढ़ना है, यहीं से पढ़ना है। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि एहोल प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 12 नंबर चैप्टर का, कह रहा है एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। क्या होगा, पुलकेशिन द्वितीय। क्या होगा, पुलकेशिन द्वितीय। कह रहा है कि एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था, पुलकेशिन द्वितीय। बताइएगा, इसमें मिलान करना। सूची 1 दिया, सूची 2 दिया। इसमें ना सूची 1 में राजवंश दिया हुआ है, राजवंश, और दूसरा में राजधानी। बताइए कि प्राचीनतम चालुक्य या जो है ना चालुक्य की मूल शाखा का जो मतलब राजधानी कहाँ था, तो क्या होगा, बतापी या बदामी कर्नाटक था। अब पूर्वी चालुक्य का बोलेगा तो क्या होगा, पूर्वी चालुक्य का बोलेगा तो बेंगी आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब पश्चिमी चालुक्य का बोलेगा तो कल्याणी कर्नाटक। अब वही 3 नंबर क्वेश्चन पे इसमें मिलान करना है। राज्य दिया हुआ है और इसमें संस्थापक है। किस राज्य का संस्थापक कौन था। बताइए कि बतापी के चालुक्य या मूल चालुक्य का संस्थापक कौन था, पुलकेशिन प्रथम था। अब बेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य का बोलेगा तो कौन संस्थापक था, कुंभज विष्णुवर्धन। और कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य बोलेगा तो किसका संस्थापक कौन था, तैलभ द्वितीय। कांची के पल्लव बोलेगा तो उसका संस्थापक कौन था, सिंह विष्णु। आगे ये क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि बदामी में दुर्ग का निर्माण करने तथा बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य को शासक हुआ है। तो क्या होगा, पुलकेशिन प्रथम। नेक्स्ट कर रहा है
कि किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज में के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय। कह रहा है कि किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उससे दक्षिण बढ़ने से रोका? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है, कह रहा है कि चालुक्य वंश के संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर बतापी पर कब्जा कर लिया और बतापी कौन मतलब बतापी का विजेता उपाधि धारण किया था? क्या होगा? नरसिंहवर्मन प्रथम या मामल? आगे कह रहा है कि किस चालुक्य शासक ने चोल पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों मतलब बंगाली खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर का स्वामी कहा गया है? तो क्या होगा? विक्रमादित्य फर्स्ट को। नेक्स्ट कर रहा है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रभावी राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम था। कौन था? राजेंद्र प्रथम था। नेक्स्ट है, पहाड़ी काटकर एलोरा के प्रसिद्ध विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? किसने? राष्ट्रकूट ने। क्या होगा? राष्ट्रकूट ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में विदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? क्या होगा? राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? क्या होगा? तंजौर। आगे ये कह रहा है कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो क्या होगा? मदुरै। क्या होगा? मदुरै। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतेदुर्ग। नेक्स्ट है, किस राजवंशों में से किसने श्रीलंका पर दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो क्या होगा? चोल। क्या होगा? चोल। नेक्स्ट है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य ने करवाया था। नेक्स्ट है, पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान क्या है? महाबलीपुरम। नेक्स्ट है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? बताइए। क्या है? द्वार समुद्र। कह रहा है होयसल साम्राज्य की राजधानी कहाँ नाम क्या था? द्वार समुद्र। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम में जो मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता था? क्या होगा? पल्लवों की। नेक्स्ट है, कह रहा है यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी था। कहाँ था? देवगिरी। यादव सम्राट की राजधानी कहाँ था? देवगिरी। कह रहा है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? बताइए। क्या होगा? शैव धर्म। क्या होगा? शैव धर्म। कह रहा है ना कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? शैव धर्म। बताया कि प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता प्रस्थापित की थी? तो क्या होगा? राजराजा प्रथम था। नेक्स्ट है, कह रहा कि रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर, मेघनूती मंदिर, एहोल का संबंध किससे है? जैन धर्म से। क्या है? जैन धर्म से है। नेक्स्ट है कि एहोल का लाड़ खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो क्या होगा? सूर्य को। क्या है? सूर्य को। नेक्स्ट है, पापनाथ का मंदिर पटगल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? हाँ, क्या बतापी के चालुक्य। कह रहा है कि पापनाथ का मंदिर पतड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? बतापी के चालुक्य ने। नेक्स्ट है, मत विलास प्रसन्न का नाटक का रचयिता कौन है? तो क्या होगा? महेंद्र वर्मन प्रथम है। नेक्स्ट है, विचित्र चित्र, मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? तो महेंद्र वर्मन द्वितीय था। नेक्स्ट कह रहा है कि मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ था? तो क्या होगा? पल्लव। क्या है? पल्लव। नेक्स्ट है, सुमिलित करना। इसमें मंदिर निर्माण शैली दिया हुआ है और सूची 2 में प्रतिपादक दिया। बताइएगा कि कौन सा मंदिर का शैली जो है ना किसने बनवाया था? बताइए कि महेंद्र वर्मन शैली मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो क्या होगा? महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। नाम सही है। अब मामल शैली का मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो क्या होगा? नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया था। बताइए कि राज सिंह शैली का निर्माण किसने किया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। और अपराजित शैली का निर्माण किसने किया था? तो नंदीवर्मन ने किया था। बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो क्या होगा? महाबलीपुरम का। किसका? महाबलीपुरम का है। बताया निम्नलिखित में से किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी? तो क्या होगा? चोल के पास था। किसके पास था? चोल के पास। बताया कि भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? तो क्या होगा? चिदम्बरम में स्थित है। कहाँ? चिदम्बरम में। नेक्स्ट है,
राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था, तो क्या होगा? तैलभ द्वितीय। क्या है? तैलभ द्वितीय। नेक्स्ट है प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान था क्या? सुसंगठित राजधानी सुशासन में। नेक्स्ट है एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर जो है ना, कितना ईस्वी के बीच बनवाया गया था, तो क्या होगा? एलोरा का जो 34 गुफाओं का जो मंदिर है ना, इसमें 700 ईस्वी एवं 800 ईस्वी के बीच बनाया गया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन 37 का रहा है कि 3 मुखबली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है, तो क्या होगा? एलिफेंटा। क्या एलिफेंटा? नेक्स्ट है हुएन सांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? नरसिंहवर्मन प्रथम मामल था। इसमें है मिलान करना है। सूची 1 में पल्लवकालीन प्रशासकीय विभाजन दिया हुआ और सूची 2 में प्रधान दिया हुआ कि राष्ट्रप्राण का क्या होगा? प्रधान बोलेगा तो राष्ट्रीय। क्या होगा? राष्ट्रीय। अब विषय जिला का बोलेगा तो क्या होगा? विषयिक। क्या होगा? विषयिक। और कोट्टम का क्या होगा? कोट्टम का बोला देशाधिकृत। कोट्टम का क्या होगा? देशाधिकृत। ग्राम का बोलेगा तो ग्राम भोजक। बताइएगा। नेक्स्ट कर है कि अलवार मतलब वैष्णव संतों एवं नैनारों मतलब अडियारों एवं शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय आरंभ हुआ था? क्या होगा? पल्लव। क्या होगा? पल्लव। नेक्स्ट कर रहा है कि महाभारत का भारत बेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? पेरुन देवनार ने। क्या? पेरुन देवनार ने। नेक्स्ट कर रहा है कि मालपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? क्या होगा? नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था, मल ने। कह रहा है किस मंदिर को राज सिंहेश्वर मतलब राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? कांची का कैलाश मंदिर को कहते हैं। किसको कहते हैं? कांची का कैलाश मंदिर को कहते हैं। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन 44 का रहा है कि राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो क्या होगा? महिपाल प्रथम था। क्या था? महिपाल प्रथम। कह रहा है कि राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम था। क्या था? महिपाल प्रथम था, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों पारसियों को शरण दी जो पारसिया ईरान के में से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते के पश्चिमी भारत में पहुंचे थे? तो क्या होगा? राष्ट्रकूटों ने। क्या होगा? राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट कह रहा है कि बेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य के विलय किसने किया था? तो क्या होगा? राजेंद्र तृतीय ने। क्या होगा? राजेंद्र तृतीय। इसको ना कुलोत्तुंग चोल प्रथम कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताइएगा कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो क्या होगा? विक्रमादित्य 6 ने। क्या? विक्रमादित्य छठा। हाँ, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? विक्रमादित्य छठा। नेक्स्ट कह रहा है कि विक्रमान चरित्र का रचना बिलहन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे। कौन थे? विक्रमादित्य 6। हाँ, विक्रमादित्य 6 थे। कह रहा है मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या थी? बताइए। मिताक्षरा का विषय वस्तु बोलेगा तो हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है। अगर पूछेगा ना कि मिताक्षरा के लेखक कौन है तो विज्ञानेश्वर है। कौन है? विज्ञानेश्वर। और पल्लवों की भाषा क्या थी? पल्लवों की भाषा बोलेगा तो पल्लवों की भाषा क्या थी? संस्कृत था। क्या था? संस्कृत, याद रखिएगा। आगे आइए। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे 51 कह रहा है कि गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो क्या होगा? कांची का कैलाश मंदिर। क्या? कांची का कैलाश मंदिर। नेक्स्ट कह रहा है कि 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 लड़े किस राज्य में मिले थे? तो क्या होगा? हाँ, ध्यान रखिए। क्या? कर्नाटक में मिला था। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? क्या होगा? चोल। क्या होगा? चोल। नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था। बताइए किसके मध्य? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। कह रहा है कि दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। कहाँ? किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। कहाँ? किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? बताइए। तोरण के ऊपर से बने अलंकृत बहुमंजिला भवन है। कह रहा है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। बताया कि एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है? क्या केवल क्या है? हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से है। क्या? हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से है। नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो क्या होगा?
ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। क्या ग्राम पंचायतों का क्या है, स्वायत्तता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो क्या होगा, कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में। कह रहा है कि चोलों का राज्य क्षेत्र किस में फैला हुआ है, तो कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में। कह रहा है कि चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई थी, कौन सी प्रतिमाएं, क्या होगा, नटराज की कांस्य प्रतिमा, क्या होगा, नट की कांस्य प्रतिमा होगा। तो कह रहा है ना कि चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई थी नटराज किसी भी कांस्य प्रतिमाएं। बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 61 नंबर, कह रहा है कि चोल युग प्रसिद्ध था निम्न में से किसके लिए, बताइए, ग्रामीण सभाएं के लिए। नेक्स्ट कह रहा है किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी, तो क्या होगा, कृष्ण तीर्थी है, क्या कृष्ण तीर्थी है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय कहाँ का शासक था, वहाँ का शासक था कौन, माड़वर्मन कुलशेखर था। तो कह रहा है ना कि वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, माड़वर्मन कुलशेखर था, ठीक है। आगे देगा, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बताइए क्या होगा, क्या कृष्ण प्रथम था, कौन था, कृष्ण प्रथम था, याद रखिए कृष्ण प्रथम। आगे ये क्वेश्चन नेक्स्ट पे ये कह रहा है कि किसने मानखेत या मानखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई, क्या होगा, अमोघ वर्ष, क्या है, अमोघ वर्ष। कह रहा है किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविमार्ग की रचना की, तो क्या होगा, अमोघ वर्ष, क्या है, अमोघ वर्ष। आगे कह रहा है कि राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र मतलब प्रांत का प्रधान कराता था, क्या था, राष्ट्रपति था, क्या था, राष्ट्रपति। नेक्स्ट का ये बताइएगा कि किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता था, क्या होगा, राष्ट्रकूट, क्या होगा, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के तीर्थ में शामिल नहीं था, कौन शामिल नहीं था, शायद नहीं था, लेकिन पंप और पोन और रन था, ठीक है। आगे देगा, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 70 नंबर कह रहा है, इसमें सुमेलित कीजिए, इसमें ग्रंथकार है और ग्रंथ है, किस ग्रंथकार का जो है ना, किस ग्रंथ का रचनाकार कौन किया था, तो कि पंप किसने ग्रंथ का रचना किया था, पंप बोलेगा तो आदि पुराण बोलेगा तो किया था, पंप किया था। पोन का बोलेगा तो किसने किया था, पोन किसने किसा किया था, पोम बोलेगा तो शांतिपुरम, रन बोलेगा तो क्या होगा, अजित पुराण, क्या होगा, अजित पुराण। अब देखिए कि सकटायन बोलेगा तो क्या होगा, अमोघ वीरती होगा, क्या अमोघ वीरती। ध्यान रखिए आदि पुराण ग्रंथ के रचनाकार जो है ना पंप है, शांति पुराण बोलेगा तो पोन, आदित्य पुराण बोलेगा तो रन, और अमोघ वीरती बोलेगा तो संकटायन। बताया। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रकूलीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं किसमें, एलोरा और एलिफेंटा में। कह रहा है कि नेक्स्ट 72 नंबर कह रहा है कि रावण की खाई, दशमावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं किसमें, एलोरा में, क्या है, एलोरा में। कह रहा है रावण की खाई, दशमावतार, कैलाश गुफा मंदिर मिलते हैं एलोरा में। कह रहा है बम्बई से 6 मील दूर धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन सा है, एलिफेंटा है, क्या एलिफेंटा है। नेक्स्ट है इसमें ना निम्न में से कौन सा कथन पे विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए, इसमें कौन कथन सही है, बताइए। इसमें एक और दो सही है, ठीक है ना। कह रहा है ना कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, ये बिल्कुल सही है। और 2 नंबर कह रहा है ना किसमें कि चोलों के दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों में जीता था, ये भी कथन क्या है, सही है, ठीक है। दोनों कथन क्या है, सही है। बताया कि होयसल स्मारक पाए जाते हैं, बताइए कहाँ, अलीगढ़ और बेलूर में। नेक्स्ट कह रहा है कि चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया, तो क्या होगा, वेंगी के चालुक्य। हाँ कह रहा है ना, कह रहा है कि चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया, तो वेंगी के चालुक्य। नेक्स्ट है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवी कृति प्राय क्या है, चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज।
नेक्स्ट कह रहा है कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो क्या होगा? विद्यालय। क्या होगा? विद्यालय, याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कह रहा है कि सुगंधवृत करों को हटाने वाला उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? बताइए क्या होगा? क्या है? तो राजन तृतीय कुलोत्तुंग प्रथम बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें सुमेलित करना है। इसमें सूची 1 में ग्रंथ दिया हुआ है, सूची 2 में ग्रंथकार दिया हुआ है कि पेरिया पुराण का रचनाकार कौन है? बताइए। सेकी कलार। कह रहा है कि पेरिया पुराणम के रचनाकार कौन है? सेकी कलार। और वीर सूर्यम का बोलेगा तो कौन है? बुद्ध मित्र। क्या है? बुद्ध मित्र। और कलिंग तुम्परी बोलेगा तो नहीं बोलेगा तो क्या होगा? जगयोधन। क्या? जगयोधन। आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो क्या होगा? विद्यालय। क्या है? विद्यालय। नेक्स्ट कह रहा है कि चोल राज्य का संस्थापक विद्यालय पहले किस सामंत था? क्या होगा? पल्लव का। क्या है? पल्लव का। नेक्स्ट है पूर्व मध्यकाल में विद्यालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? 846 ईस्वी में। क्या? 846 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो क्या होगा? परांतक प्रथम। क्या? परांतक प्रथम। नेक्स्ट कह रहा है अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने के परंपरा सूत्रपात किसने किया था? तो क्या होगा? राजा प्रथम ने। क्या किया था? राजा प्रथम ने। तो नेक्स्ट कह रहा है कि किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधपुर को नष्ट किया और उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? तो क्या होता? राजा प्रथम था। कौन था? राजा प्रथम। नेक्स्ट कह रहा है कि राजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया गया। मुंडली चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? तो क्या होगा? पोल त्रनुवा। नेक्स्ट कह रहा है कि चोलों की पहली सामुदायिक विकास श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना का गठन का श्रेय किसको है? तो क्या होगा? राजा प्रथम को। कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है कि किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव के द्वीप समूह की विजय से किया था? तो क्या होगा? राजा प्रथम। नेक्स्ट कह रहा है किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भूरा के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया था? तो क्या होगा? राजा प्रथम। नेक्स्ट है किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग में अधिकार कर श्रीलंका का विजय का पूर्ण किया था? क्या होगा? राजन प्रथम। किसने चिदम्बरम के निकट गंगन चोलपुरम बसाया और उसने अपनी राजधानी बनाई? तो क्या होगा? राजन प्रथम। क्या होगा? राजन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि किसने कलिंग, ओड और बंगाल के पाल आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया तथा उत्तरी सैनिक अभियान तथा साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? तो क्या होगा? राजन प्रथम। नेक्स्ट कह रहा है किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम में विजय तोलुंग बर्मा को पराजित किया? निकोबार द्वीप समूह में मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कराडम आधुनिक केदार सहित 12 द्वीपों का अधिकार पत्र कर लिया था? क्या होगा? राजन प्रथम। ठीक है। आगे कह रहा है किसने 1077 में 92 व्यापारियों का एक विशिष्ट मंडल चीन भेजा था? क्या होगा? कुलोत्तुंग चोल प्रथम। कह रहा है किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक विशिष्ट मंडल चीन भेजा? तो क्या होगा? तो कुलोत्तुंग चोल प्रथम। नेक्स्ट है इसमें मिलान करना। सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया कि पेरुनंदम का क्या होगा? पेरुनंदम का उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग। ठीक है, उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग। और नेक्स्ट है तिरुउतरम का क्या होगा? तिरुउतरम का बोलेगा तो निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग। और ओलेग नायक कायम बोलेगा किसका होगा? तो मुख्य सचिव होगा। ठीक है। और विधेयी अधिकारी बोलेगा क्या होगा? तो प्रेषण लिपिक होगा। प्रेषण लिपिक। 97 कह रहा है कि इसमें सूची 1 में जो है ना, इसमें चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन दिया हुआ है और सूची 2 में समतुल्य दिया हुआ है कि मंडलम का क्या होगा? मंडलम का बोले तो प्रांत होगा। क्या होगा? प्रांत होगा। और बलनाडु कोट्टम का क्या होगा? तो कमिश्नरी होगा। क्या होगा? कमिश्नरी। और नाडु क्या होगा? नाडु का बोलेगा तो जिला होगा। ठीक है। और कुर्रम का क्या होगा? कुर्रम का बोलेगा तो ग्राम समूह होगा। कुर्रम का ग्राम समूह। अब आइए क्वेश्चन नंबर 98 पे। इसमें भी मिलान करना है। इसमें सूची 1 दिया, सूची 2 दिया देगा कि उरार क्या है? उरार बोलेगा तो उर ग्राम समान ग्राम की सभा था। ठीक है।
ग्राम की सभा। असभा महासभा पेरुंगुरी बोलेगा तो क्या होगा? चतुर्वेदी मंगलम ग्राम ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा। और नरगम बोलेगा तो क्या होगा? नरगम का नगर के व्यापारियों की सभा। अप्पू को बोलेगा तो क्या होगा? अप्पू को बोलेगा तो शिल्पियों की सभा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आइए आप 99 पे। कह रहा है कि महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता है क्या? बरियम। क्या है? बरियम कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेख कि महासभा की कार्यकारिणी से विषय पर विस्तृत जानकारी मिलती है तो क्या होगा? उत्तर मेरूर से। क्या? उत्तर मेरूर से। नेक्स्ट है चोल काल में कांडिन्मय का अर्थ क्या होता है तो क्या होगा? भूरा सुलागान। क्या है? भूरा सुलागान है। आगे आइए बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था तो क्या होगा? राजेंद्र प्रथम। क्या होगा? राजेंद्र प्रथम। आगे कह रहा है युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाला योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती है तो क्या होगा? क्षत्रिय शिखामणि। नेक्स्ट है परैया का अर्थ क्या होता है? परैया का अर्थ बोलेगा तो अछूत होता है। क्या होता है? अछूत। नेक्स्ट है चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे क्या? बताइए। कुलंजू। क्या है? कुलंजू। नेक्स्ट है चोल काल में राज की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी क्या? प्रभुमान्य। क्या है? प्रभुमान्य। नेक्स्ट है चोल काल में किसके हिरण्य गर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया गया था तो क्या होगा? लोक महादेवी। नेक्स्ट है चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाला चोल सम्राट थे कौन? राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग चोल प्रथम था। नेक्स्ट है नाना देशी निगम क्या है? बताइए। दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा कि उस काल के कलाकारों ने चैत्यों की तरह कल्पना की और उसे जौहरियों की तरह उसे पूरा किया? चोल का स्थापत्य कला। क्या है? चोल का स्थापत्य कला। नेक्स्ट है तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? क्या होगा? शिव को। क्या है? शिव को। नेक्स्ट है गंगोट चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ था तो क्या होगा? राजेंद्र प्रथम। क्या? राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है चोलकालीन तमिल के रत्न शामिल नहीं है। कौन नहीं है? जय गोंदर शामिल नहीं है, लेकिन कुंभन, कुट्टन और पुलगेंदी शामिल है। नेक्स्ट है सुमित कीजिए। इसमें सूची 1 में ग्रंथकार है, सूची 2 में ग्रंथ है। बताइएगा कि कंबन या कुंभन का क्या होगा? कुंभन का बोले कंबन का हाँ रामायण या रामावतारम। और कुट्टन या कोट्टन का क्या होगा? पिलई तमिल। और पुलगेंदी का क्या होगा? नलबेम्बा। क्या? नलबेम्बा। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने रिंगार्थ द्वीप का ऋग्वेद पर टीका की रचना की थी तो क्या होगा? वेंकट माधव। इसमें सुमिलित करना है। सूची 1 में राजवंश दिया हुआ है, राजवंश, और सूची 2 में राज क्षेत्र दिया हुआ। काकतीय का राजवंश का क्षेत्र क्या था? बताइए। काकतीय का बोलेगा तो वारंगल और आंध्र प्रदेश में है। यादव का बोलेगा तो देवगिरी महाराष्ट्र में है। और होयसल बोलेगा तो द्वार समुद्र कर्नाटक में है। शिलाहार बोलेगा तो कोकण महाराष्ट्र में है। तो काकतीय का बोलेगा तो वारंगल आंध्र प्रदेश, यादव का बोलेगा देवगिरी महाराष्ट्र, होयसल बोलेगा द्वार समुद्र कर्नाटक, और शिलाहार बोलेगा तो कोकण महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे आइए। और इसमें दिया हुआ कि इसमें भी सुमिलित करना है। कह रहा है कि राजवंश दिया हुआ है और वास्तविक संस्थापक दिया हुआ है। इसमें कि काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? काकतीय बोलेगा तो प्रोलराज द्वितीय। यादव का बोलेगा तो क्या होगा? भिल्लम पंचम। और होयसल का बोलेगा तो क्या होगा? विंटिक देव विष्णुवर्धन। आगे बताइए कि रुद्रामा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी तो क्या होगा? काकतीय। प्रसिद्ध चोल शासक राजा प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमोली वर्मन था। और वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया तो क्या हुआ? कुलोत्तुंग प्रथम। तो कह रहा है कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्र का विवाह कर दिया था? तो कुलोत्तुंग प्रथम था। यही पूरा खत्म हो गया। आगे का होमवर्क जो है ना कल पढ़ेंगे। बाकी सारा होमवर्क खत्म हो गया आज वाला। चलिए नेक्स्ट होमवर्क करते हैं स्पीडी साइंस का।